हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो आपका है ऑल्टरनेटिव करंट वाला, प्रत्यावर्ती धारा वाला, उसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक आपका है ट्रांसफार्मर। टॉपिक क्या है बच्चों? ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि आपका ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम यह पढ़ेंगे कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और इसके बाद हम देखेंगे इसकी बनावट। ठीक है, और बनावट के बाद हम देखेंगे इसकी वर्किंग यानी कार्य प्रणाली, है ना। और उसके बाद इसके लिए हम बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाले एनर्जी लॉसेस यानी ऊर्जा हानियाँ। और उसके बाद देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा हानियाँ होती है उनको किस प्रकार से मिनिमाइज किया जा सकता है, किस प्रकार से कम किया जा सकता है। और इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है ऑल्टरनेटिव करंट वाला, प्रत्यावर्ती धारा वाला, वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो देखिए आज आप लोग पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो? ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ने जा रहे हो? ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसफार्मर आपका क्या है? तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर आपका एक डिवाइस है। डिवाइस का मतलब समझते हो? डिवाइस का मतलब समझते हो? ट्रांसफार्मर आपका एक युक्ति है जो क्या करता है, जो किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म्स करता है। किसी चीज़ का क्या करता है बच्चों? ट्रांसफॉर्म्स करता है। किस चीज़ का करता है? तो इसका आंसर है वोल्टेज का। किस चीज़ का ट्रांसफॉर्म्स करता है बच्चों? तो इसका आंसर है वोल्टेज का। और कौन सी वाली वोल्टेज का? तो इसका आंसर है एसी वाली वोल्टेज का। बच्चों, इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आपका जो ट्रांसफार्मर है, आपका जो ट्रांसफार्मर है वो लो एसी वोल्टेज को, किसको बच्चों? लो एसी वोल्टेज को किस में ट्रांसफॉर्म कर देता है, या किस में चेंज कर देता है, या किस में बदल देता है, या किस में रूपांतरित कर देता है। तो इसका आंसर है हाई एसी वोल्टेज में। किस में बच्चों? हाई एसी वोल्टेज में, यानी निम्न वोल्टता को, है ना, ये बदल देता है, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है किस में? उच्च वोल्टता में, है ना। या फिर ये ऐसा भी करता है, यदि आपके पास हाई एसी वोल्टेज है, आपके पास क्या है? हाई वोल्टेज, और आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? लो एसी वोल्टेज। आपको क्या चाहिए बच्चों? लो एसी वोल्टेज। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो हाई एसी वोल्टेज को किस में ट्रांसफॉर्म कर देता है? लो एसी वोल्टेज में। तो भैया मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप बोलोगे ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो निम्न एसी वोल्टता को उच्च एसी वोल्टता में, या फिर उच्च एसी वोल्टता को निम्न एसी वोल्टता में बदल देता है, में बदल देता है। बोलो वो क्या होता है बच्चों? ट्रांसफार्मर। अब आप लोग एक चीज देखो बच्चों, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सवाल कई बार आता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यहां देखिए नंबर 1 में, देखिए नंबर 1 में आप लोग देखिए बच्चों, नंबर 1 में आप लोग देखिए, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल रहा है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल रहा है, यानी वोल्टेज को ऊपर लेके जा रहा है। और वोल्टेज को ऊपर लेके जा रहा है तो ऐसे वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं
स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या इसको बोला जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। और दूसरे प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है वो क्या कर रहा है? वो हाई वोल्टेज को किस में चेंज कर रहा है? लो वोल्टेज में। इसका मतलब वो वोल्टेज को नीचे लेके आ रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है। और वोल्टेज को डाउन कर रहा है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या इसको बोला जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है बच्चों? अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 2 प्रकार के, है ना। पहला आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो इसका आंसर है वोल्टेज को अप करता है, यानी वोल्टेज को उठाता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म्स करता है, बदलता है। दूसरा आपका होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ये वोल्टेज को डाउन करता है, यानी ये वोल्टेज को घटाता है, यानी ये क्या करता है? तो प्यारे बच्चों, ये हाई एसी वोल्टेज को किसमें चेंज करता है? लो एसी वोल्टेज में। किसमें चेंज करता है? लो एसी वोल्टेज में। तो आपके ट्रांसफार्मर हो गए 2 प्रकार के, एक तो हो गया बच्चों स्टेप अप और एक क्या हो गया? स्टेप डाउन। और आपसे पूछे ट्रांसफार्मर है क्या, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म्स करता है। वोल्टेज को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म्स करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसफॉर्मर। क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्म करता है, इसका मतलब या तो ये वोल्टेज को अप कर देता है या फिर ये वोल्टेज को डाउन कर देता है। एक बात देखो आप लोग, भाई आप लोगों ने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी देखा हुआ है ना। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, है ना, जो थर्मल प्लांट वाले एरिया से बिलोंग करते होंगे, जैसे आपका थर्मल प्लांट लगा हुआ है सूरतगढ़ में एटसेट्रा, जो भी है, उन लोगों ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी देखा हुआ होगा, है ना। तो बच्चों जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, वो कौन से वाला होता है? तो इसका आंसर है कि हमारे मोहल्ले में जो नुक्कड़ में, गली में या जो नुक्कड़ में ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन। क्योंकि हमें घरेलू सप्लाई के लिए जो वोल्टेज चाहिए होती है वो बहुत कम मान की चाहिए होती है, और उसका मान आप सब जानते हो कितना होता है बच्चों? 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट। और पावर स्टेशन से तथा पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है उसकी वोल्टेज बहुत हाई होती है, 33,000 वोल्ट, है ना, 11,000 वोल्ट, इस तरह से वो वोल्टेज बहुत हाई होती है। जबकि अपने को वोल्टेज बोलो क्या चाहिए? लो चाहिए। तो गली या नुक्कड़ में, मोहल्लों में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं, जो उस हाई वोल्टेज को 11,000 को या 33,000 को किस में बदल देता है? 220 में बदल देता है, यानी ये हाई वोल्टेज को किस में बदलता है? लो वोल्टेज में। और आपका जो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ये कहाँ लगा रहता है? तो बच्चों इसका आंसर है ये आपका लगा रहता है पावर स्टेशन पर, जहाँ पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहाँ लगा रहता है। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी वोल्टेज हाई हो। यदि वोल्टेज हाई होती है तो एनर्जी लॉस कम होता है। तो जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ जो ऑल्टरनेटिव करंट बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो लो वोल्टेज वाली होती है। तो वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर उस लो वोल्टेज वाली एसी को किस में चेंज किया जाता है? हाई वोल्टेज वाली एसी में, है ना। फिर वायर के थ्रू, है ना, उसको
घरेलू उपयोग हेतु भेज दिया जाता है। फिर नुक्कड़ वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो उसका क्या करता है, हाई को किस में चेंज करता है, लो में, और वो वाली सप्लाई हम लोग घरों में काम में लेते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, एक तो कौन सा हो गया आपका स्टेप अप और एक आपका कौन सा हो गया स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है, तो आंसर है वोल्टेज को उठाता है, यानी लो एसी वोल्टेज को किस में चेंज करता है, हाई एसी वोल्टेज में। और जो स्टेप डाउन होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को गिराता है। गिराने का मतलब हाई वोल्टेज को किस में चेंज करता है, लो वोल्टेज में, है ना। ये आपका बच्चों क्या था, ट्रांसफार्मर। ओके, तो मैं समझता हूं ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं कि आपका जो ये ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पर काम करता है ना, किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका प्रिंसिपल देखते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में यह भी 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आता है ना। इसका सिद्धांत देखते हैं बच्चों, इसका प्रिंसिपल देखते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बच्चों इसका आंसर है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। याद रख लोगे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है बताओ, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन जिसको बोलते हैं बच्चों, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो थोड़ा मैं आपको याद दिला देता हूं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, उसमें आपने एक तो पढ़ा था स्वयं प्रेरण और एक आपने क्या पढ़ा था, अन्योन्य प्रेरण। तो बच्चों अन्योन्य प्रेरण में क्या हुआ करता था, 2 कुंडलियां हुआ करती थी, है ना, 2 कुंडलियां, 2 कोयल। एक को आप क्या बोलते थे, प्राथमिक कुंडली, है ना, और दूसरी को आप क्या बोलते थे, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, है ना। और ये दोनों कुंडलियां अगल बगल में यानी एक दूसरे के पास पास रखी होती थी, है ना। अब क्या होता था, हम लोग क्या काम करते थे कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली जो विद्युत धारा है उसको चेंज करते थे, चेंज करते थे। चेंज का मतलब या तो आप धारा को, है ना, बढ़ा दो या फिर आप धारा को घटा दो। हम प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा में क्या करते थे, चेंज। तो हम क्या देखते थे, बगल में रखी जो द्वितीय कुंडली है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता था, प्रेरित विद्युत वाहक बल, या बच्चों क्या उत्पन्न हो जाती थी, प्रेरित धारा। यानी यह आपका क्या था, अन्योन्य प्रेरण। तो प्यारे बच्चों आपके ट्रांसफार्मर में भी कुछ ऐसा होगा। इसमें एक आप कह रहे हो ना कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो इसमें भी 2 कॉइल होंगी, एक होगी प्राइमरी और एक होगी सेकेंडरी, है ना। और जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो करंट होगा ना वो वेरी करेगा, यानी वो चेंज करेगा भाई, या तो ग्रो होगा या डीके होगा। और ऐसा होने पर इसके बगल में जो सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है ना उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, यानी विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी, है ना। और यही आपका क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल यानी ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ध्यान से सुनो, बोर्ड एग्जाम में फिर बता रहा हूं, 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। क्या पूछते हैं बच्चों, ये पूछा जाता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो आपका आंसर केवल इतना होना चाहिए, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है ना, इसके बगल में एक सेकेंडरी कॉइल होता है ना। प्राइमरी कॉइल में जो करंट होता है उसमें यदि चेंज आता है ना, तो इसके बगल में रखा हुआ जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है ना। ये क्या होता है आपका अन्योन्य प्रेरण। और आप ट्रांसफार्मर के वर्किंग में देखोगे कि ट्रांसफार्मर में ऐसा होगा, ठीक है, ओके। तो ये था बच्चों ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ओके। इसके बाद देखते हैं इसकी
कंस्ट्रक्शन, है ना, यानी इसकी क्या देखते हैं बच्चों, बनावट। क्या देखते हैं, बनावट, बनावट। ठीक है, वैसे तो आप लोगों का ट्रांसफार्मर देखा हुआ होगा, है ना, गली मोहल्लों में नुक्कड़ के ऊपर जो, है ना, पावर हाउस वाले जो ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं, है ना, या आपका जो मोबाइल का चार्जर है बच्चों, है ना, खराब चार्जर है ना, खराब चार्जर, उसके अंदर का सीन यदि आप देखोगे ना तो उसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना, और उसको अच्छे से देखोगे और वही जो मैं आपको बताऊंगा सेम वो की वो चीज़ आपको मिलनी है, बनावट। ठीक है बच्चों, तो बनावट में आप लोग देखिएगा, बनावट में आप लोग देखिएगा, बनावट में आप लोग देखिएगा, इसमें बच्चों एक नरम लोहे का बना, नरम लोहे का बना एक आयताकार क्रोड होता है। नरम लोहे का बना, नरम लोहे का बना एक आयताकार क्रोड होता है। ये नरम लोहे का बना हुआ है, इसका मतलब किसका बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का। किसका बना हुआ है बच्चों, सॉफ्ट आयरन का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। ठीक है, आयताकार क्रोड होता है, नरम लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है, अगली चीज देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्रोड है ना, नरम लोहे का जो बना हुआ है, इसका ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, इस साइड पर एक तार को कुंडली के रूप में लपेट दिया जाता है। कुंडली के रूप में लपेट दिया जाता है बच्चों। ये वाली जो कुंडली है ना, ये वाली जो कुंडली है ना, इसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली। क्या बोला जाता है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली। ओके, अब आपको एक बात और बता देता हूं, ट्रांसफार्मर में हम जो भी वोल्टेज इनपुट के रूप में देंगे, जो भी वोल्टेज हम इनपुट के रूप में देंगे, वो हम देते हैं प्राथमिक कुंडली के सिरों पर। किसके सिरों पर देते हैं, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर। और इनपुट वोल्टेज के रूप में हमेशा दिया जाता है एसी वोल्टेज। तो मैंने एसी वोल्टेज सोर्स को बना दिया, है ना, इनपुट वोल्टेज है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, VI। यहाँ VI आपकी क्या है, VI आपकी क्या है, तो आंसर है इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज का मतलब ये क्या है बच्चों, निवेशी वोल्टता। क्या है ये, निवेशी वोल्टता। क्या है ये, निवेशी वोल्टता। एक नंबर बात। इसके बाद देखो, इसका जो सामने वाला साइड है उसके ऊपर एक तार और लपेट दिया जाता है, एक तार और लपेट दिया जाता है, ये लो लपेट दिया, एक तार और लपेट दिया जाता है, ये देखो लपेट दिया, ये लपेट दिया बच्चों। ये वाली जो कुंडली है ना, ये वाली जो कुंडली है, ये वाली जो कुंडली है, इसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली। क्या बोला जाता है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली। ठीक है, ये जो द्वितीयक कुंडली है ना, इसके सिरों पर हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त करनी होती है, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करनी होती है, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करनी होती है। तो इन टर्मिनलों के बीच जो भी हमें वोल्टेज मिलेगा, इन टर्मिनलों के बीच जो भी हमें वोल्टेज मिलेगा, वो वाला जो वोल्टेज है वो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज, या इसको क्या बोला जाता है बच्चों, निर्गत वोल्टता। अब ध्यान से सुनेंगे, जो आपका प्राइमरी कोयल है और जो आपका सेकेंडरी कोयल है ना, इसमें आपको एक अंतर नजर आ रहा है। यहां मैंने देखो क्या काम किया हुआ है कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब फेरों की जो संख्या है ना, वो प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा है, प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा है ना। और यही चीज़ ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर बनाती है ना। या तो प्राइमरी में टर्न सेकेंडरी की तुलना में कम होंगे, है ना, या फिर प्राइमरी में जो टर्न है वो सेकेंडरी की तुलना में ज़्यादा होंगे। तो ये हाई को लो में, है ना, चेंज कर देगा, या फिर लो को हाई में चेंज कर देगा। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी जो फेरों की संख्या है वो भिन्न भिन्न होगी, या तो प्राइमरी में कम होगी या फिर प्राइमरी में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आपकी होगी बनावट। तो बनावट में आपने देखा इसमें 3 मेन पार्ट है। कितने मेन पार्ट है, 3।
तीन मेन पार्ट है। पहला जो मेन पार्ट है वो है कि इसमें एक सॉफ्ट आयरन का क्रोड होता है ना, सॉफ्ट आयरन का क्रोड, नरम लोहे का बना हुआ एक आयताकार क्रोड होता है भाई, ठीक। दूसरा आपने क्या देखा, इसमें एक प्राइमरी कोयल होती है, जो क्रोड है उसके एक साइड के ऊपर, है ना बच्चों, तांबे का तार लपेट कर एक कुंडली बना दी जाती है ना, जिसको बोला क्या जाता है प्राथमिक कुंडली, है ना। इसके सिरों पर हमें इनपुट वोल्टेज देनी होती है, ओके। इसके बाद जो सामने वाली साइड है, इस पर भी तांबे का एक तार लेकर एक कुंडली और बना दी जाती है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, द्वितीय कुंडली, है ना। और इसके सिरों पर हमें जो वोल्टेज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज, यानी वो हमारे लिए क्या होती है, निर्गत वोल्टता, ठीक है। तो ये इसकी होगी कंस्ट्रक्शन या इसकी हो गई बनावट। तो कितने पार्ट हो गए, नंबर 1 पार्ट सॉफ्ट आयरन क्रोड, नंबर 2 पार्ट प्राइमरी कोयल और नंबर 3 पार्ट सेकेंडरी कोयल, ठीक है। तो ये थी बच्चों इसकी बनावट, ओके। बनावट के बाद हम लोग देखते हैं, बनावट के बाद हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्किंग, इसकी वर्किंग। और वर्किंग में हमें हर वो चीज़ सीखनी है जो हमने ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन में लिखा था। आपने लिखा था ना कि ये लो को हाई में चेंज कर देता है ना, या फिर ये हाई को लो में चेंज कर देता है। यानी ये 2 प्रकार का होता है, एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो लो को हाई में कैसे चेंज करेगा, हाई से लो में कैसे चेंज करेगा, फार्मूला भी बनाएंगे, और वो वाला जो फार्मूला उससे हम समझेंगे कि ये वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म्स कैसे करता है। तो वर्किंग देखते हैं इसकी वर्किंग देखते हैं। बड़ा एकदम धीरे धीरे देखो इसकी वर्किंग, बड़ी सरल सी चीज़ है बच्चों। एक बात बताओ आप लोग मेरे को, ये आपका ट्रांसफार्मर है ना, आप लोगों ने जो प्राइमरी कोयल है ना, प्राइमरी कोयल उसको किससे जोड़ा हुआ है बच्चों, एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा हुआ है। और एसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो ये जो प्राइमरी कोयल है, ये जो प्राइमरी कोयल है, मेरे को ये बताओ इस प्राइमरी कोयल में क्या करंट दौड़ेगा, क्या करंट दौड़ेगा, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल होगा। अब एक चीज़ और देखो, ये जो आपकी प्राइमरी कोयल है ये एकदम परिनालिका जैसी है। देखो परिनालिका में क्या हुआ करता था आपको याद होगा, है ना। परिनालिका में क्या हुआ करता था, ये बेलनाकार कुचालक पाइप हुआ करता था ना, इसके ऊपर हम तांबे का विद्युत रोधी तार कुंडली के रूप में लंबाई के अनुदिश लपेट दिया करते थे, है ना। इसमें जैसे ही किसका प्रवाह होता था बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। तो अलोंग द एक्सिस, यानी इसकी अक्ष के समांतर, इसकी अक्ष के समांतर बोलो क्या बनता था, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बढ़ता था, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। वैसे ही देखो आपने इसको एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा हुआ है, तो ये एक प्रकार से जो प्राइमरी कोयल है ये क्या है, सोलेनाइड। ये सोलेनाइड है, तो इसमें देखो ऐसे 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 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो बच्चों देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो इसकी अक्ष के समांतर होगी, इसकी अक्ष के समांतर होगी। चलो एक नंबर बात तो ये हो गई। अब आपसे एक बात पूछा जाए कि आपने जो ये क्रोड लिया है ना, ये सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लिया, सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लिया, इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों। जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है, जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है वो एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। याद आ रहा है आपको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना, और लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ है बच्चों, ये लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ है ये, लोह चुंबकीय पदार्थ। अब लोह चुंबकीय पदार्थ की खास बात क्या होती है, तो प्यारे बच्चों जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर खींच लेता है ना। अंदर ही नहीं बल्कि जो क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती है ना, उनको भी अंदर खींच लेता है, उनको भी अंदर खींच लेता है। तो सोलेनाइड के कारण जो फील्ड लाइंस बनेगी ना, सोलेनाइड के कारण जो फील्ड लाइंस बनेगी ना,
ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, यानी ये जो सॉफ्ट आयरन है, इन फील्ड लाइंस को बाहर नहीं जाने देगा। ये इन फील्ड लाइंस को जो आपका सेकेंडरी कोयल है, जो आपका द्वितीय कुंडली है, इसमें से भी पास करवा देगा और ये घूमकर वापस प्राइमरी कोयल में आ जाएगी, घूमकर वापस प्राइमरी कोयल में आ जाएगी। इसलिए ही यहाँ हम नरम लोहे का क्रोड काम में लेते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, नरम लोहे का क्रोड काम में लेते हैं, नरम लोहे का क्रोड काम में लेते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने सॉफ्ट आयरन क्रोड काम में लिया, लोह चुंबकीय पदार्थ है ना, प्राइमरी कोयल में करंट था, है ना। करंट के कारण इसमें क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आपने किससे दिखा दिया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलो किससे पास हो गई, सेकेंडरी कोयल से। किससे पास हो गई, सेकेंडरी कोयल से। किसके कारण, सॉफ्ट आयरन क्रोड के कारण। किसके कारण, सॉफ्ट आयरन क्रोड के कारण। ओके, चलो ये तो थी 1 नंबर बात। अब चलो बच्चों मेरे को आप एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ आप लोग, है ना। क्या बताओगे, क्या बताओगे आप, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है निवेशी वोल्टता। कौन सी वोल्टता, निवेशी वोल्टता। चलो एक बात बताओ आप कि ये जो प्राथमिक कुंडली है ना, इसमें जो करंट दौड़ रहा है, जो करंट दौड़ रहा है, ये कांस्टेंट है या वेरी हो रहा है, ये कांस्टेंट है या वेरी हो रहा है, कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है। तो बच्चों इसका आंसर है ये चेंज हो रहा है, यानी ये परिवर्ती है, ये परिवर्ती है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज आपकी क्या है, एसी, तो करंट भी आपकी क्या है, एसी। ओके चलो, ये करंट यदि चेंज हो रहा है, करंट यदि चेंज हो रहा है, तो आप मेरे को बताओ कि इस परिनालिका के अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो क्या ये भी चेंज होगा? तो आंसर है बिल्कुल होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। बच्चों इस प्रकार की हमारी परिनालिका हुआ करती थी, इस प्रकार की हमारी परिनालिका हुआ करती थी, है ना। उसमें देखो यदि इलेक्ट्रिक करंट आई है तो इसकी एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था उसका वैल्यू हुआ करता था म्यू नोट एन आई, है ना। अब यदि ये आई है, ये यदि चेंज होगा तो बी भी चेंज होगा, यानी बी भी बोलो बच्चों क्या होगा, परिवर्ती। बी भी क्या होगा, परिवर्ती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइमरी कोयल है ना, ये जो प्राइमरी कोयल है ना, इसके अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार चेंज होगा, लगातार चेंज होगा। चलो अब एक बात और कर लेते हैं बच्चों। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, क्या चीज़ पढ़ी हुई है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चीज़ पढ़ी हुई है, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स नाम की एक चीज़ पढ़ी हुई है, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, जिसको आप किससे लिखते थे, फाई बी से। और ये फाई बी क्या होता था, बी डॉट ए। क्या होता था, बी डॉट ए। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान सुनना। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या हुआ करता था, आपको बता देता हूँ। कोई कोयल है और उस कोयल में मान लो इस प्रकार का कोई करंट दौड़ रहा है, तो देखो इस प्रकार की फील्ड लाइन आप ड्रॉ करते थे, है ना, इस प्रकार की फील्ड लाइन आप ड्रॉ करते थे। तो ये वाला जो कोयल है, इसके द्वारा जो ये घेरा गया क्षेत्रफल है ना, इसको भेद कर जाने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, भेद कर जाने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाता था, इस कोयल से लिंक्ड या संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितने लाइन है, 3। तो बोलो चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 3। चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 3। तो ठीक इसी प्रकार
ये जो प्राइमरी कोयल है ना, ये जो प्राइमरी कोयल है, इसका देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इससे देखो लाइन पास हो रही है, लाइन पास हो रही है, तो इससे जो संबद्ध है वो चुंबकीय फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। और वो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा भी। क्यों बदलेगा? क्योंकि फाई बी बराबर होता है बी डॉट ए। आपका करंट है वो क्या है? परिवर्ती। करंट परिवर्ती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? परिवर्ती। और बी में यदि चेंज आएगा तो फाई में भी चेंज आएगा, फाई में भी चेंज आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपकी जो प्राइमरी कोयल है, इसको यदि आपने एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, तो प्राइमरी कोयल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? भाई करंट है उसमें चेंज आएगा, करंट में चेंज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, उसमें चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। ठीक है, चलो आपने बोल दिया भाई कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चलो अब ये बताओ कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन होगा तो फिर क्या होगा? तो भैया फेराडे का दूसरा नियम याद करो, फेराडे का दूसरा नियम याद करो। क्या था दूसरा नियम? दूसरा नियम ये था कि यदि किसी कोयल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो उस कोयल में क्या प्रेरित हो जाता है? विद्युत वाहक बल। क्या प्रेरित हो जाता है? विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। यानी इस वाले कोयल में क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। और हमें उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप लोग अच्छे से देखो बच्चों, मैं आपसे ये बोल लूं कि आपकी जो ये प्राइमरी कोयल है, इसके किसी एक टर्न से यानी एक फेरे से प्राइमरी कोयल के प्राथमिक कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है? एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है? तो आप बोल सकते हो फाई। एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, देखो बच्चों, यहाँ देखो, ये वाला जो फेरा है ना, इसमें से देखो कितने लाइन जा रहे हैं? 3, है ना? कितने लाइन जा रहे हैं? 3। और जो लाइन पास होते हैं वही क्या होता है बच्चों? फ्लक्स। तो फ्लक्स कितना है? 3। और उस फ्लक्स को मैंने किससे लिख दिया? फाई से। चलो एक नंबर बात तो ये हो गई। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जो सेकेंडरी कोयल है, कौन सी कोयल? सेकेंडरी कोयल यानी द्वितीय कुंडली, तो मैं आपसे पूछूं द्वितीय कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है? द्वितीय कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है? आप लोगों ने सॉफ्ट आयरन क्रूड काम में लिया हुआ है। तो ये सॉफ्ट आयरन क्या करता है? इससे 3 लाइन निकलते हैं, तो घूमकर इसमें से भी ये 3 लाइन ही पास होंगे, है ना? तो इसके एक टर्न से यदि 3 लाइन जा रहे हैं, तो इसके भी एक टर्न से बोलो कितने लाइन जाएंगे? 3। इसका मतलब द्वितीय कुंडली से या द्वितीय कुंडली के एक फेरे से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी कितना होगा? फाई। कहने का मतलब प्राथमिक कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर होगा द्वितीय कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और बराबर कितना होगा? फाई। कितना होगा? फाई। इसके एक टर्न से कितने लाइन जा रहे हैं? 3। तो इसके एक टर्न से भी बोलो कितने लाइन जाएंगे? 3। इसके एक टर्न से लाइन जा रहे हैं कितने? 5। तो इसके एक टर्न से कितने लाइन जाएंगे? 5। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ देखो प्राइमरी में टर्न कुछ और है और सेकेंडरी में टर्न कुछ और है। प्राइमरी में आपने जितने भी टर्न लगाए हुए हैं 1 2 3 4 जितने भी आपने टर्न लगाए हुए हैं उनको मैंने मान लिया ये, यानी n तो क्या है? प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न। n क्या है? प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, है ना? सेकेंडरी कोयल में जो ये टर्न है इनका जो संख्या है उसको मैंने किससे लिख दिया? ns से। किससे लिख दिया?
NS से, यानी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, ये क्या है NS, और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी ये बोलो क्या है NP। देखो बच्चों मैं आपको फिर बताता हूं, प्राथमिक कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है ना, वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, तो आंसर है वो बराबर होगा द्वितीयक कुंडली के एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और वो किसके बराबर होगा बच्चों, फाई के। किसके बराबर होगा, फाई के, या आप चाहो तो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो क्या लिख सकते हो, फाई बी। क्या लिख सकते हो, फाई बी। चलो यहां तक आ गई, अगली चीज देखो आप, अगली चीज देखो, यहां तक आ गई है ना, प्राइमरी कोयल है ना, ये क्या है, इनपुट वोल्टेज, क्या है ये, इनपुट वोल्टेज। कौन सी कोयल है ये, प्राइमरी कोयल, यानी कौन सी कोयल बोल दे, प्राथमिक कुंडली। चलो ये बात तो हो गई। अब मैं आपसे ये पूछूं कि प्राथमिक कुंडली से है ना संबद्ध टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, तो क्या यह NP गुणा फाई भी नहीं होगा। विचार करो बेटा, प्राथमिक कुंडली से संबद्ध टोटल चुंबकीय फ्लक्स पूछूं तो क्या यह NP गुणा फाई भी नहीं होगा। देखो बच्चों, एक टर्न से जो फ्लक्स पास हो रहा था वो कितना था, फाई बी है ना, तो 2 से कितना होगा, 3 लाइन देखो इससे जा रहे हैं, 3 ही देखो इससे जा रहे हैं, दूसरे से भी कितने जा रहे हैं, 3, तो 2 से कितना हो गया, 2 गुणा 3 यानी 6, 3 से कितना, 3 गुणा 3, 4 से कितना, 4 गुणा 3, 5 से कितना, 5 गुणा 3, यानी 5 टर्न है, तो ये टोटल कितना आएगा, 15 है ना। इससे भी 3 लाइन जा रहे हैं, इससे भी 3 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 जा रहे हैं, तो भैया एक टर्न से कितना फ्लक्स जाता है, फाई बी। ठीक है, तो यदि कोयल में कितने टर्न है, NP, कितने टर्न है, NP, कितने टर्न है, NP है ना, कितने टर्न है, NP, तो मेरे को बताओ इस कोयल से टोटल कितना फ्लक्स जाएगा, टोटल कितना फ्लक्स जाएगा, तो आप बोलोगे NP गुणा फाई बी। क्या बोलोगे, NP गुणा फाई बी। ये क्या है, ये क्या है, तो ये आंसर है प्राइमरी से जाने वाला टोटल फ्लक्स, प्राइमरी से जाने वाला टोटल फ्लक्स। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी प्राइमरी कोयल है ना, उसमें कितना EMF इंड्यूस होगा। भाई आपको पता है कि इसमें जो करंट है वो चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो B चेंज होगा, B चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा यानी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि ये वाली जो प्राइमरी कोयल है इसमें क्या उत्पन्न होगा बच्चा, तो आपका आंसर है प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्राइमरी में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, जो EMF उत्पन्न हुआ है, उसको मैंने लिखा है EP से, है ना। इसका मतलब EMF इन प्राइमरी कोयल, ये कितना होगा, तो फैराडे का दूसरा नियम कहता है माइनस ऑफ, बोलो क्या, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। और यहाँ से इसको लिखोगे तो देखिए φ1 का मान ये वाला है, ये टर्न एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बोलो इसको क्या लिख देंगे, d∅b बट्टा dt। भाई φ1 का मैंने मान रखा, तो प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड EMF है वो क्या आ जाएगा, EP बराबर माइनस NP गुणा d∅b बट्टा dt। और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ भाई, इक्वेशन नंबर 1 को मैं अलग लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 आपका बना है EP बराबर, क्या बना है, माइनस NP, और क्या है भाई, d∅b बट्टा dt। अब देखो बच्चों, जो आपका EP है ना,
ईपी है वो तो वोल्टेज है, और वोल्टेज को कई बार वी से लिखते हैं तो इसको वीपी भी लिखा जा सकता है। तो बोलो वीपी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एनपी और डी फाइव बी बटा डी टी। इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ ध्यान रखना, आप यहाँ ध्यान रखना, जो आपका वीपी है वो क्या है, वो है बच्चों प्राइमरी कोयल के सिरों पर जो इनपुट वोल्टेज है वो वाली, इनपुट वोल्टेज है वो वाली। वी इनपुट जो है वो आपकी क्या होती है, वीपी। ओके, नोट्स में मैंने इसको शॉर्ट में लिखवाया हुआ है, ये चीज़ें मैंने कैलकुलेट नहीं की हुई, डायरेक्ट लिखवा दिया कि जो आपका प्राइमरी कोयल है ना, उसके फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यदि कोयल में एन टर्न है तो वो क्या होता है, माइनस एन गुना डी फाइव बटा डी टी। टर्न को यदि एनपी से लिखा है तो माइनस एनपी गुना डी फाइव बी बटा डी टी, वहाँ डायरेक्ट लिखा है, एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट लिखना है। ओके, अब देखो बच्चों, अब देखो भाई ये वाला जो बी है वो आप कह रहे हो चेंज हो रहा है यानी वेरी हो रहा है, और ये बी वेरी होगा तो इससे पास होने वाला बी भी वेरी होगा। बी में चेंज आएगा तो बोलो फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा तो सेकेंडरी के सिरों पर भी, सेकेंडरी के सिरों पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना इंड्यूस होगा उसका मान हम निकालते हैं, चलो उसका मान हम निकालते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज भी होता है, और इस आउटपुट वोल्टेज को हम सेकेंडरी का वोल्टेज बोलते हैं, तो किससे लिख देते हैं, वीएस से। तो देखिए क्या होगा, मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपका द्वितीय कुंडली है, कौन सा कुंडली, द्वितीय कुंडली, तो मैं आपसे पूछूं कि द्वितीय कुंडली से संबद्ध टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये पूछ रहा हूं, टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स पूछो तो आप बोलोगे एक से कितना जा रहा है, 5B, है ना। इससे यदि 5B है तो इसके एक से भी कितना जाएगा, 5B, है ना। इसमें टर्न कितने हैं बच्चों, NS, है ना, तो इससे टोटल कितना जाएगा, NS गुणा 5B, है ना। ये क्या है, सेकेंडरी से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है बच्चों भाई इसमें तो चेंज आना है, चेंज आएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके सिरों पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज के रूप में। बोलो कैसे मिलेगा, वो हमें आउटपुट वोल्टेज के रूप में, है ना। तो देखिए फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि जो सेकेंडरी कोयल है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, उसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ डी फाइव टू बटा डी टी। तो बच्चों फाई2 का मान रखोगे, फाई2 का मान रखोगे तो ये आएगा माइनस डी वाई डी टी, और फाई2 का मान है NS गुना 5B। यहाँ से देखो ES बराबर माइनस NS, और ये क्या आ जाएगा, D5B बटा DT। इतना EMF इंड्यूस हो जाएगा। और इस वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका ES है इसको, ये वोल्टेज है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, VS। तो Vs बराबर क्या बन जाएगा, Vs बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपकी क्या है, निर्गत वोल्टता। क्या है ये, निर्गत वोल्टता। इसको यहाँ लिख देता हूँ माइनस NS, और क्या लिख देता हूँ, D5B बटा DT, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ध्यान देना यहाँ Vp जो है वो है निवेशी वोल्टता। कौन सी वोल्टता है, निवेशी वोल्टता। और जो Vs है वो क्या है, निर्गत वोल्टता। क्या है, निर्गत वोल्टता। चलो अब देखो अन्योन्य प्रेरण हो गया यहाँ पे। कैसे हुआ करंट चेंज किस में हो रहा था, प्राइमरी में। किस में चेंज हो रहा था, प्राइमरी में, क्योंकि AC वोल्टेज सोर्स आपने लगाया हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो करंट है वो AC है, AC वो होती है तो चेंज होती है। करंट इसमें चेंज हो रहा था, है ना। तो इसके बगल में कौन रखी हुई थी, सेकेंडरी। कौन रखी हुई थी, सेकेंडरी। तो इसके सिरों पर क्या इंड्यूस हो गया, EMF। क्या इंड्यूस हो गया, EMF। और जितना भी EMF बना उसको हम किस में ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज में। किस में ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज में, है ना। तो वोल्टेज लगाया यहाँ और वोल्टेज मिला यहाँ। ये किसके कारण मिला, तो आंसर है अन्योन्य प्रेरण के कारण। किसके कारण मिला, अन्योन्य प्रेरण के कारण। अब देखो बच्चों, हम लोग 2 में भाग लगा देते हैं 1 का। 2 में 1 का भाग लगा दें, ठीक है। तो भाग लगाओगे तो ये क्या मिलेगा, VS बटा VP बराबर, है ना। देखो बच्चों
ये डी फाई बी बट्टा डी टी से डी फाई बी बट्टा डी टी तो कट जाना है। बोलो ये क्या आ जाएगा, एन एस बट्टा एन पी। ये आपका काम का सूत्र है ट्रांसफार्मर के लिए, इसे याद रखना है। तो इसको गौर से देखो, आप इसको गौर से देखो बच्चों। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो वोल्टेज है ना वो नंबर ऑफ टर्न के यानी फेरों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। वी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस या वी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी। इसका मतलब यदि नंबर ऑफ टर्न जहां ज्यादा होंगे वो वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो इसका वोल्टेज ज्यादा होगा। सेकेंडरी की तुलना में यदि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा। तो देखो होता क्या है कि यदि कुछ ऐसा है, क्या भाई, यदि ऐसा है कि एन एस इज ग्रेटर देन एन पी है, यानी आपने मान लो प्राइमरी में जो टर्न है वो तो लगाए 100, ठीक है, और सेकेंडरी में टर्न आपने लगा दिए 200, तो एन एस इज ग्रेटर देन एन पी है। तो आपका जो समीकरण नंबर 3 है उससे आपको पता लग रहा है कि वी एस इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी पी। इसका मतलब निर्गत वोल्टता जो है वो निवेशी वोल्टता की तुलना में अधिक प्राप्त हो रही है। इसका मतलब आपने इनपुट कम दिया था और आपको आउटपुट क्या मिल गया, ज़्यादा मिल गया। इसका मतलब ये लो को किस में चेंज कर रहा है, हाई में, और लो को हाई में चेंज कर रहा है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या बोलो कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना। कब, जब सेकेंडरी में जो टर्न है वो प्राइमरी की तुलना में ज्यादा हो, है ना, तो ये वोल्टेज को अप करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आपसे पूछे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो आप बोलोगे सेकेंडरी में टर्न प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा होते हैं, और टर्न यदि ज़्यादा हो जाएंगे तो ये वोल्टेज को क्या कर देगा, उठा देगा, अप कर देगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलो नंबर 2, यदि ऐसा है सेकेंडरी में टर्न बच्चों प्राइमरी की तुलना में आपने कम लगा दिए, है ना, सेकेंडरी में जो टर्न है वो आपने प्राइमरी की तुलना में कम लगा दिए, तो आप ये वाला जो फार्मूला, ये आउटपुट वोल्टेज ध्यान रखना, ये इनपुट वोल्टेज है, इसको गौर से देख लो आप, एक वी एस है और एक वी पी है, तो ये चीज़ आएगी। इसका मतलब इनपुट वाला वोल्टेज, है ना, आउटपुट वाले वोल्टेज से बड़ा है। इसका मतलब आपने बड़ा वोल्टेज लगाया और आपको उधर छोटा वोल्टेज मिला। इसका मतलब इसने तो वोल्टेज को डाउन कर दिया, तो ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, अपचाइड ट्रांसफार्मर। क्या होता है, अपचाइड ट्रांसफार्मर। तो ये वाला जो डिवाइस है, यानी ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज बढ़ाएगा या घटाएगा, ये डिपेंड करता है कि सेकेंडरी में टर्न प्राइमरी की तुलना में कम है या ज़्यादा। यदि सेकेंडरी में ज़्यादा है तो ये स्टेप अप बन जाएगा, और सेकेंडरी में प्राइमरी की तुलना में यदि टर्न कम है तो ये क्या बन जाएगा, स्टेप डाउन। क्या बन जाएगा, स्टेप डाउन। चलो ये फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। एक फार्मूला इसका करंट के लिए और बनाते हैं बच्चों। किसके लिए बनाते हैं, करंट के लिए। किसके लिए बनाते हैं, करंट के लिए। तो फार्मूला मैंने लिख लिया, वी एस बट्टा वी पी, बोलो क्या है, एन एस बट्टा एन पी, और इसको मैंने बोल दिया 3 नंबर। ये वाला फार्मूला मैंने लिख दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। भाई आपका ये ट्रांसफार्मर करता क्या है, तो आंसर है ये प्राइमरी कोइल की पावर को, जो इनपुट पावर कहलाती है, इसको कहाँ पास करता है, सेकेंडरी कोइल पर। और जो सेकेंडरी कोइल पे पावर मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट पावर। क्या बोलेंगे, आउटपुट पावर। और यदि आपका ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है, आदर्श ट्रांसफार्मर है बच्चों। कौन सा ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निवेशी पावर जो है, यानी निवेशी शक्ति जो है, वो बच्चों निर्गत शक्ति के यानी आउटपुट पावर के बराबर होती है। क्यों होती है बराबर, आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि प्रेरण कुंडली में शक्ति क्षय नहीं होता। याद करो, है ना, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में पावर लॉस पढ़ा था ना, पावर लॉस, शक्ति क्षय पढ़ा था, औसत शक्ति क्षय। तो मैंने कहा था कि शुद्ध एल वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय नहीं होता।
शक्ति क्षय नहीं होता, इसका मतलब इनपुट सर्किट में आप जितना पावर दोगे ना उतना ही पावर आपको कहाँ मिलेगा, आउटपुट सर्किट में। यानी इनपुट पावर बराबर क्या होता है, आउटपुट पावर। ठीक है, ओके। पावर का बड़ा सिंपल फार्मूला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है कि वोल्टेज को आप करंट से मल्टीप्लाई कर दो। इनपुट पावर है तो इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट। ठीक है, आउटपुट पावर है तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, है ना। इनपुट वोल्टेज को लिखा हुआ है Vp से, है ना, तो इनपुट करंट को लिखेंगे Ip से। आउटपुट वोल्टेज को लिखा हुआ है Vs से, तो आउटपुट करंट को क्या लिखेंगे, Is से। तो ये देखो इक्वल होंगे। और यहाँ से बच्चों यदि Vs बट्टा Vp यानी आउटपुट वोल्टेज बट्टा इनपुट वोल्टेज निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा Ip बट्टा Is। क्या आएगा, Ip बट्टा Is। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज है ना वो बच्चों करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। ये Vs है, यहाँ Is है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये Vp है, यहाँ Ip है, बोलो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यदि आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये वोल्टेज को तो इंक्रीज करता है लेकिन करंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। करंट को डिक्रीज कर देगा, करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, है ना, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है ना। यदि वोल्टेज भी इंक्रीज करे और करंट भी इंक्रीज करे तो फिर एनर्जी कंजर्व कैसे होगी, एक को बढ़ा रहा है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो करंट को क्या करेगा, डिक्रीज। अब स्टेप डाउन की यदि बात करें तो स्टेप डाउन वोल्टेज को डाउन करता है भाई, और वोल्टेज को डाउन करता है तो करंट को क्या करेगा, अप करेगा। करंट को क्या करेगा, अप करेगा। तो इसका एक डेफिनेशन और होता है, जो आपका स्टेप अप होता है वो हाई वोल्टेज को किस में बदलता है, लो वोल्टेज में, है ना। लेकिन देखो स्टेप डाउन जो है वो वोल्टेज को डाउन करता है, यानी हाई को किस में चेंज करता है, लो में। लेकिन करंट को अप करता है, यानी करंट आपका क्या होता है यहाँ लो, और ये उस करंट को क्या कर देता है, हाई। और जो स्टेप अप होता है वो बिल्कुल उल्टा करता है, लो वोल्टेज को अप करके किस में कन्वर्ट कर देता है, हाई में। लेकिन लो वोल्टेज के साथ जो हाई वाला करंट है उसको वो किस में बदल देता है, लो वाले करंट में, है ना। तो स्टेप अप क्या करता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है ना। और स्टेप डाउन क्या करता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। लेकिन करंट के लिए उल्टा है, जो स्टेप अप है वो करंट को डाउन करता है ना, हाई वाली करंट को लो में बदलता है। और जो स्टेप डाउन है वो करंट को हाई करता है, यानी लो वाली को क्या कर देता है, हाई कर देता है। ओके, अब जो आपका फार्मूला 3 है और जो आपका फार्मूला 4 है, यदि दोनों को एक साथ लिखा जाए, 3 और 4 वाले जो आपके सूत्र है ना, जो आपके फॉर्मूले हैं ना, उनको यदि एक साथ लिखा जाए तो ये फार्मूला बनेगा Vs बट्टा Vp बराबर NS बट्टा NP बराबर Ip बट्टा Is। ये वाला फार्मूला बनेगा। इसको गौर से देखो ज़रा, यदि सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है प्राइमरी से, है ना, सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है प्राइमरी से, तो भैया Vs इज ग्रेटर देन तो Vp होगा, लेकिन Is है वो लेस देन क्या होगा, Ip। कौन सा ट्रांसफार्मर है बच्चों, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप। कौन सा, स्टेप अप। तो स्टेप अप क्या करता है, ये देखो निवेशी वोल्टता है, ये देखो निर्गत वोल्टता है, ये कम है ये ज़्यादा है, यानी निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। ये निवेशी धारा है और ये निर्गत धारा है, ये ज़्यादा है ये कम है, यानी हाई वाले करंट को किस में बदलता है, लो वाले में। ठीक है, यदि स्टेप डाउन की बात की जाए, तो स्टेप डाउन में बच्चों ऐसा होता है कि सेकेंडरी में टर्न कम होते हैं। टर्न कम होंगे तो आपको
निवेशी और निर्गत में पूछा जाए बड़ा छोटा कौन है, तो बिल्कुल आप ये वाला सूत्र काम में लेके बता सकते हो कि Vs जो है ना वो Vp से छोटा है। इसका मतलब इसने वोल्टेज को डाउन किया है, इसलिए ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन बच्चों यदि ये वाला रिलेशन है तो इस वाले सूत्र को यदि आप देखोगे तो करंट और टर्न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ Is और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ Ip, ये ग्रेटर देन आएगा। इसका मतलब वोल्टेज तो डाउन कर रहा है, लेकिन जो करंट है ना जो आउटपुट पे मिल रही है उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये आपका क्या था बच्चों, ट्रांसफार्मर का वर्किंग। क्या था, ट्रांसफार्मर का वर्किंग। यानी यहाँ कुछ वोल्टेज आप लगाओगे ना तो आपको कुछ वोल्टेज यहाँ पर मिलेगी। स्टेप अप है तो वोल्टेज को अप कर देगा, और स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को डाउन कर देगा। स्टेप अप है तो करंट को अप नहीं करेगा, करंट को तो डाउन करेगा, है ना। और यदि स्टेप डाउन है तो वोल्टेज को डाउन करेगा, लेकिन करंट को डाउन नहीं करेगा, करंट को क्या करेगा, अप करेगा। ओके, चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कि आपका जो ये ट्रांसफार्मर होता है इसमें एनर्जी लॉस कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, और उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। चलो देखते हैं एक सवाल ले लेते हैं भाई, एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये आपकी प्राइमरी कोयल, ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी कोयल, ठीक है। प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो आपका है 220 वोल्ट और जो करंट है वो आपका है 20 एम्पियर। ये तो वोल्टेज है और ये आपकी क्या है, करंट। इसमें टर्न कितने हैं, 100, इसमें टर्न कितने हैं, 200। तो आपसे पूछा गया है कि जो सेकेंडरी वाली कोयल है उस पे आपको वोल्टेज कितना मिलेगा। आपसे पूछा गया है जो सेकेंडरी वाली कोयल है उसमें आपको करंट कितना मिलेगा। ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कोयल इनपुट के रूप में बच्चों जो वोल्टेज है वो कितनी दी हुई है, 220। करंट कितनी है, 20 एम्पियर। तो जो सेकेंडरी वाली कोयल है उस पर वोल्टेज क्या मिलेगी, सेकेंडरी वाली कोयल है उसमें करंट क्या मिलेगी, आपसे ये पूछा गया है। पहले बताओ बच्चों, स्टेप अप है या स्टेप डाउन। सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी में ज़्यादा है 200, है ना, तो ये स्टेप अप है। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है। टर्न कितने गुना ज़्यादा है, इसमें 100 है, इसमें 200 है, जस्ट डबल है, तो वोल्टेज को जस्ट डबल कर देगा। तो Vs आपको कितना मिलेगा, 440 वोल्ट, ठीक है। और करंट को जस्ट हाफ कर देगा, करंट को ये अप नहीं करेगा, डाउन करेगा। 20 एम्पियर है तो ये करंट को कितना कर देगा, 10 एम्पियर, और ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। यदि यही चीज़ हम सूत्र से निकालें तो फार्मूला क्या है, Vs बट्टा Vp बराबर क्या था, Ns बट्टा Np बराबर बोलो क्या था, Ip बट्टा Is। चलो Vs बट्टा Vp बराबर क्या है, Ns बट्टा Np। Vs तो हमें निकालना था, Vp का मान, निवेशी वोल्टा का मान कितना है, 220। Ns बोलो, Ns कितना है, 200। Np कितना है, 100। ये देखो बच्चों काट दो, तो यहाँ से Vs बोलो, 2 को 220 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 440 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 440 वोल्ट। तो देखो आपका 440 वोल्ट हो गया। ये स्टेप अप कर रहा है, डबल बढ़ा रहा है। ओके, करंट के लिए देखें तो ये फार्मूला काम में ले लो, Ip बट्टा Is बराबर क्या होगा, Ns बट्टा Np, ठीक है। ये निवेशी, ये निर्गत। निवेशी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 20 एम्पियर, बट्टा में क्या है, Is। Ns कितना है बच्चों, सेकेंडरी में टर्न कितने हैं, 200, प्राइमरी में टर्न कितने हैं, 100। काट दो, कितना बचा, 2। यहाँ से Is निकालोगे तो 20 में किसका भाग लगेगा, 2 का। 20 में 2 का भाग लगेगा तो बोलो कितना आएगा, 10 एम्पियर। कितना आएगा, 10 एम्पियर। और ये देखो आपका रिजल्ट। तो देखो बेटा, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। क्यों भाई, क्योंकि सेकेंडरी में टर्न प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा है।
तो कौन सा है? स्टेप अप। कौन सा है? स्टेप अप। स्टेप अप क्या कर रहा है? वोल्टेज 220 थी, इसको किस में बदल रहा है? 440 में, यानी लो को किस में चेंज कर रहा है? हाई में। ये वोल्टेज तो अप कर रहा है लेकिन करंट अप नहीं कर रहा, करंट को डाउन कर रहा है। करंट कितना था? 20 एम्पियर, और 20 एम्पियर को इसने किस में चेंज कर दिया? 10 एम्पियर में। किस में चेंज कर दिया? 10 एम्पियर में। ओके, तो बच्चों ये क्या था आपका? ट्रांसफार्मर। सबसे पहले आपने ये देखा ट्रांसफार्मर होता क्या है ना? ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, या फिर क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है ना? फिर आपने देखा इसका प्रिंसिपल क्या था, तो आपने इसका प्रिंसिपल बता दिया। क्या बता दिया आपने इसका प्रिंसिपल? क्या बता दिया आपने इसका प्रिंसिपल? आपने इसका प्रिंसिपल ये बता दिया बच्चों, आपने इसका प्रिंसिपल ये बता दिया कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आपने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, बनावट देखा। 3 पार्ट थे। एक तो इसमें क्रोड होता है जो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है, एक इसमें प्राइमरी कोयल होती है, एक इसमें सेकेंडरी कोयल होती है। उसके बाद आपने इसका क्या देखा बच्चों? वर्किंग से क्या निकल के आया? एक फार्मूला बड़ा अच्छा था। VS बटा VP किसके बराबर था? NS बटा NP के किसके बराबर था? IP बटा IS के। तो आपको पता लग गया सेकेंडरी और प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न है उससे यह तय हो जाएगा कि ये स्टेप अप बढ़ेगा या स्टेप डाउन। सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है तो ये जो फार्मूला बना है इससे पता लग जाएगा कि निर्गत वाली वोल्टता प्राइमरी से बड़ी होगी, और यदि सेकेंडरी में टर्न प्राइमरी की तुलना में कम है तो निर्गत वाली वोल्टता जो है वो प्राइमरी की जो वोल्टता उससे कम होगी। तो एक स्थिति में ये वोल्टेज को अप करेगा और एक स्थिति में ये इसको डाउन करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, है ना? यानी ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां क्या देखें बच्चों? ऊर्जा हानियां। क्या देखें? ऊर्जा हानियां। पहली जो ऊर्जा हानि है उसको बोला जाता है बच्चों ताम्र हानि। क्या बोला जाता है? ताम्र हानि। क्या होती है? देखो आप लोगों ने देखो ट्रांसफार्मर में कहा है कि भाई एक तो आपकी होती है प्राइमरी कोयल और एक आपकी होती है बच्चों सेकेंडरी कोयल, है ना? अब ये जो प्राइमरी कोयल है या जो ये सेकेंडरी कोयल है, इनका कुछ न कुछ क्या होगा बच्चों? प्रतिरोध। कुछ न कुछ क्या होगा? प्रतिरोध। और प्रतिरोध के कारण आपको पता है क्या होती है? ऊर्जा हानि। और वो ऊर्जा हानि किसके रूप में होती है? उष्मा के रूप में। और उसका मान कितना होता है? I²RT। कितना होता है? I²RT। यदि प्राइमरी कोयल में करंट दौड़ रहा है तो सेकेंडरी में भी इंड्यूस करंट दौड़ेगा। इनमें करंट दौड़ रहा है तो करंट के कारण बोलो उष्मा के रूप में क्या होगी? हानि होगी। इस हानि को क्या कहा जाता है? ताम्र हानि। अब इस हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो आंसर है कम करने के लिए इसमें हम तांबे का मोटा तार काम में लेते हैं। हमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसे मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज। भाई प्राइमरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल है, आपने कॉपर की ली हुई है, भले ही कॉपर की ले ली लेकिन फिर भी इनका कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रतिरोध। और प्रतिरोध होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी में जब करंट दौड़ेगा, I दौड़ेगा, तो भैया उष्मा के रूप में इसमें क्या होगी? ऊर्जा हानि। अब उसे कम करना है तो प्रतिरोध को कम करना है। बच्चों प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? तो आंसर है ρLA। तार यदि मोटा लोगे तो इसका काट क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। प्रतिरोध घट गया तो उष्मा हानि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ताम्र हानि को आपने क्या कर लिया? कम कर लिया। कैसे कम कर लिया? तार को मोटा लेकर। तार को मोटा लेकर। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रकार की जो हानि है। दूसरे प्रकार की जो हानि है उसको देखते हैं। दूसरे प्रकार की जो हानि है उसको देखते हैं। वो जो हानि है उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स क्षरण। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लक्स क्षरण। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लक्स क्षरण। दूसरे प्रकार की जो हानि। भाई आपके ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसा था, ये आपका था प्यारे बच्चों क्रोड। क्या था? क्रोड। यहाँ आपने क्या लगाई हुई थी? प्राइमरी कोयल। क्या लगाई हुई थी? प्राइमरी कोयल, या इसको आप क्या बोलते थे? प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते थे? प्राथमिक कुंडली। ठीक है। और इधर आपने क्या लगाई हुई थी? द्वितीयक कुंडली। क्या लगाई हुई थी बच्चों? द्वितीयक कुंडली। ठीक है। अब देखो इसको आपने किससे जोड़ा हुआ था? AC वोल्टेज सोर्स में, और इसमें क्या जोड़ता था? करंट। ठीक है।
तो आप इसके इस वाले लूप को देखो, ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप, यदि इसमें इस प्रकार का करंट दौड़ रहा है, देखो ऐसे 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 इसमें करंट दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगी, वो कुछ ऐसे हुआ करती थी, कुछ ऐसे हुआ करती थी, कुछ ऐसे हुआ करती थी। ये वाला लाइन ऐसे घूम के आता था, ये वाला लाइन ऐसे घूम के आता था। तो आप जरा गौर से देखो इसको, जरा गौर से देखो, ये वाला जो लूप है इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला ऐसा बनेगा। चलो ये सारा का सारा देखो इसमें पास हो जाएगा। ये वाला फ्लक्स देखो बच्चों ऐसे जाएगा, ये वाला फ्लक्स देखो बच्चों ऐसे जाएगा, ये वाला फ्लक्स देखो बच्चों ऐसे जाएगा, ये वाला फ्लक्स देखो ऐसे जा रहा है, ये वाला देखो ऐसे जा रहा है। तो ये वाला फ्लक्स देखो इसमें से पास नहीं हुआ और न ही इसमें से पास हुआ। ये वाला जो फ्लक्स है वो न तो इसमें से पास हुआ न इसमें से पास हुआ। इसका मतलब ये वाला फ्लक्स लीकेज हो गया, यानी ये कहाँ चला गया, क्षरण में। कहाँ चला गया, क्षरण में। और क्षरण में चला गया तो इसके कारण बोलो क्या हो जाएगी, ऊर्जा हानि। यानी ऊर्जा का एक पार्ट जो है वो इसके कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, यानी सारा का सारा जो पार्ट है इसमें यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इस प्रकार की हानि को क्या बोलते हैं, फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। अब इसको कम कैसे करते हैं, तो इसको कम करने का तरीका क्या होता है, इसको कम करने का तरीका क्या होता है, तो बच्चों इसको कम करने का तरीका होता है, इसको कम करने का तरीका होता है कि एक तो आप सॉफ्ट आयरन का क्रोड काम में लो। क्रोड आपने सॉफ्ट आयरन का लिया हुआ है तो आपको पता है लोहा चुंबकीय पदार्थ है, ये जो सारी की सारी नंबर ऑफ फिट लाइन है ये प्रयास करेगा कि इनको सबको अंदर खींच ले। और दूसरा तरीका क्या होता है कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी कोयल है वो एक ही क्रोड पर लपेट दी जाए। तो आप आयताकार फ्रेम इस प्रकार का लेते हैं कि उसके अंदर एक साइड और ले लेते हैं, प्राइमरी वाला टर्न भी इस पे लपेट दिया और सेकेंडरी वाला टर्न भी देखो इस पे लपेट दिया। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, प्राइमरी में जो भी लाइन पास होगी वो सारी की सारी किस में पास हो जाएगी, सेकेंडरी में। तो इनकी कौन सी कपलिंग हो जाएगी, टाइट कपलिंग, यानी आदर्श युग्मन। तो फ्लक्स क्षरण के कारण होने वाली जो हानि है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, इसके बाद ये फ्लक्स क्षरण के कारण हानि थी, किसके कारण हानि थी, फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हानि है उसको हम लोग बोलते हैं सेतिल्य हानि, हिस्टेरेसिस लॉस। सेतिल्य हानि, कौन सी हानि बोलेंगे बच्चों, सेतिल्य हानि। कौन सी हानि, सेतिल्य हानि। देखो क्या चीज़ है, ये आपका क्रोड था बेटा, ये आपका क्रोड था, ये आपका क्रोड था, ठीक है। ये देखो आपकी प्राइमरी कोयल थी, ये देखो आपकी क्या थी, सेकेंडरी कोयल। अब इस प्राइमरी कोयल में देखो एसी करंट जा रहा था, एसी करंट जा रहा था, तो कभी इसमें करंट देखो, कभी इसमें करंट देखो इस प्रकार से, कभी देखो करंट इस प्रकार से, है ना, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी तो धारा इसमें देखो इस प्रकार से बह रही है तो फील्ड लाइन ऐसे होंगी, कभी धारा देखो इसमें इस प्रकार से बह रही है तो फील्ड लाइन देखो ऐसे होगी। तो ये वाला जो क्रोड है, ये वाला क्रोड है, कभी तो इस दिशा में चुंबकित हो जाएगा, कभी करंट जीरो होगी तो वापस से भी चुंबकित, फिर विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, चुंबकित। इसका मतलब इसमें बार बार क्या चलेगा, बार बार क्या चलेगा, चुंबकन विचुंबकन, बार बार क्या चलेगा बच्चों, चुंबकन विचुंबकन, है ना। ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेतिल्य हानि में। बार बार बोलो इसका क्या चलेगा, चुंबकन और विचुंबकन। चुंबकन और विचुंबकन के कारण, चुंबकन और विचुंबकन के कारण, चुंबकन और विचुंबकन के कारण ये जो क्रोड वाला पदार्थ है, क्रोड वाला पदार्थ है, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, उष्मा। क्या उत्पन्न हो जाएगी, उष्मा। यानी उष्मा के रूप में इसमें क्या होगी, हानि। और उष्मा के रूप में होने वाली हानि को क्या कहा जाता है बच्चों, सेतिल्य हानि। और आपको याद है कि सेतिल्य हानि जो है वो सेतिल्य पास के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, सेतिल्य पास के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। हमें इस सेतिल्य हानि को मिनिमाइज करना है। तो आपको पता होगा कि यदि नरम लोहे का क्रोड लिया जाए तो नरम लोहे के लिए, स्टील के लिए सेतिल्य पास देखो कुछ ऐसा मिलता था आपको, ये मोटा मिलता था। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो सेतिल्य हानि ज़्यादा, सेतिल्य हानि ज़्यादा है तो उसमें हानि क्या होगी, ज़्यादा। जबकि नरम लोहे के लिए सेतिल्य पास कुछ ऐसा मिलता था, एकदम पतला सा मिलता था। तो ये सेतिल्य क्षेत्रफल कम था तो सेतिल्य हानि भी कम होगी, सेतिल्य हानि कम होगी तो उसमें हानि भी क्या होगी, कम होगी। तो सेतिल्य हानि को भी कम करने के लिए क्या काम किया जाता है कि जो ये क्रोड बनाया जाता है ये स्टील का नहीं बनाया जाता, किसका बनाया जाता है, नरम लोहे का। तो इसको भी कम किया जा सकता है। ओके, इसके बाद नंबर 4 और लास्ट, और ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चौथे प्रकार की जो हानि है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उसको बोलते हैं एडी लॉस। एडी लॉस का मतलब भंवर धारा के कारण होने वाली उष्मा हानि, भंवर धारा के कारण होने वाली उष्मीय हानि, होने वाली उष्मीय हानि।
आपको याद है क्या भंवर धाराएं क्या होती थी? जब कोई धातु का टुकड़ा है ना, और धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या बन जाती है? भंवर धाराएं। तो भैया सीधी सीधी बात है, ये देखो ये आपने क्या लिया हुआ था? आयताकार टुकड़ा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है ना। ये इस पे देखो आपने कुंडली लपेटी हुई है प्राइमरी, और ये आपने कौन सी लपेटी हुई है? सेकेंडरी। इसमें कौन सी करंट थी? तो आंसर था एसी करंट। एसी करंट था तो इससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उस पर बार बार क्या होगा? परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन, बी बदलेगा भाई, बी बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ये धातु का जो टुकड़ा है इससे समचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या बनेगी? भंवर धाराएं। और भंवर धारा यानी जो एडी करंट है वो यदि आई है तो इसके कारण होने वाली जो उसमें हानि है वो ये हो जाएगी आई ई का स्क्वायर गुणा आर टी। ये भंवर धाराओं के कारण होने वाली कौन सी हानि है? उसमें यानी ये क्रोड गर्म हो जाता है। अब इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एडी करंट है, जो भंवर धारा है, इनको कम करने के लिए धातु के टुकड़े को खांचेदार काट लिया जाता है। तो खांचेदार काटने का मतलब यहाँ देखो क्या किया जाएगा कि ये जो आपका आयताकार फ्रेम है, ये जो आपका आयताकार फ्रेम है, इस आयताकार फ्रेम को क्रोड के रूप में न लेकर पटलित क्रोड के रूप में लिया जाता है। किस रूप में लिया जाता है? पटलित क्रोड के रूप में। यदि इसका 3D डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको इस प्रकार से लिया जाता है, इसको इस प्रकार से लिया जाता है। इसका 3D डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो इसको बच्चों इस प्रकार से लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से नहीं, कैसे? इस प्रकार का लिया जाता है, ये इस प्रकार का लिया जाता है, इस प्रकार का लिया जाता है ना। ये पहली भुजा है, देखो ये बच्चों पहली भुजा है ना। इस पे देखो ये तार लपेट कर क्या बना दी जाती है? प्राइमरी कॉइल। ये दूसरी भुजा है और इस पर तार लपेट कर क्या बना दी जाती है? सेकेंडरी कॉइल। और ये वाला क्रोड क्या कहलाता है? पटलित क्रोड। अब पटलित क्रोड का मतलब क्या होता है? जैसे आपका कॉपी होता है ना, कॉपी में देखो पहला पेज, उसके बाद उसके आगे दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, है ना। इस तरह से खूब सारे पेज आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक वैसे ही ये वाला जो क्रोड है इसको सीधा न लेकर क्या करते हैं? इसके पतले पतले टुकड़े काट देते हैं। ये पहली पतला चद्दर के रूप में पहला टुकड़ा काट दिया, इसका एक पीस काट दिया, ऐसे ही दूसरा काट दिया, ऐसे ही तीसरा काट दिया, ऐसे ही चौथा काट दिया, ऐसे ही पांचवा काट दिया, ऐसी पतली पतली चद्दरें बना दी। फिर क्या काम करते हैं? इन चद्दरों के ऊपर किसी विद्युत रोधी पदार्थ का लेपन कर देते हैं, और लेपन करने के बाद पहली के ऊपर लगा देते हैं, दूसरी के ऊपर लगा देते हैं, तीसरी के ऊपर लगा देते हैं, चौथी के ऊपर लगा देते हैं, पांचवी, और इस तरह से मोटा आयताकार क्रोड तैयार कर लिया जाता है। और इस क्रोड में एक के ऊपर दूसरी परत है, दूसरी के ऊपर तीसरी है, तीसरी के ऊपर चौथी है, और इन परतों के बीच में क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ। और विद्युत रोधी पदार्थ है तो इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों? पटलित क्रोड। और इस क्रोड में आपको पता है, विद्युत रोधी पदार्थ आ गया तो ये एक प्रकार से खांचेदार हो गया, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकेगा। और विद्युत धारा के प्रवाह को रोकेगा तो भंवर धारा की प्रबलता घट जाएगी, और भंवर धारा की प्रबलता घट जाएगी तो आपको पता है भंवर धाराओं के कारण होने वाली उसमें हानि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट होता है। तो फिर बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार के एनर्जी लॉस होते हैं। पहला एनर्जी लॉस होता है ताम्र हानि, ठीक है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है मोटा तार काम में लेकर। दूसरा हानि होता है बच्चों फ्लक्स क्षरण के कारण, उसको कम किया जा सकता है। एक तो सॉफ्ट आयरन का क्रोड काम में लो, और एक ही साइड के ऊपर दोनों कोयल को आप लपेट दो, ठीक है। तीसरा जो है वो होता है सेतिल्य हानि, है ना। और सेतिल्य हानि को कम करने के लिए, क्योंकि सेतिल्य हानि जो है वो सेतिल्य पास के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और सेतिल्य पास जितना कम होगा सेतिल्य हानि उतनी कम होगी। और कम किसका होता है? सॉफ्ट आयरन का, न कि स्टील का। स्टील का देखो वो जो आपने सेतिल्य पास देखा था वो मोटा आता है, वो नरम लोहे का पतला आता है, तो क्षेत्रफल कम है तो हानि कम होगी, इसलिए नरम लोहे का काम मिल जाता है। उसके बाद एक एडी करंट और होता है, भंवर धाराएं और होती है। तो क्रोड में भंवर धाराएं बनेगी क्योंकि क्रोड के ऊपर कुंडली यानी सोलेनॉइड लपेटी हुई है ना, तो उसके अंदर जो बी है वो चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एडी करंट बनेंगे, करंट दौड़ेगी तो आपको पता है बच्चों उष्मा का उत्पादन होगा ही होगा, है ना। तो भंवर धाराओं को कम करना चाहते हैं। कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का क्रोड है वो सीधा न लेकर कैसा लिया जाता है? पटलित क्रोड। तो आपसे यदि पूछे कि ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों लिया जाता है, तो आप क्या कहोगे? भंवर धाराओं के कारण होने वाली उसमें हानि को कम करने के लिए। तो ये आपका चैप्टर पूरा होता है। अब कल 2 बजे, है ना, दोबारा मिलेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।